नमस्कार दोस्तों। 2 से 6 अप्रैल तक मदुरई में होने वाले अपनी 24वां पार्टी कांग्रेस से पहले सीपीआईएम के महासचिव प्रकाश करात ने इंडियन एक्सप्रेस से हाल के दिन में पार्टी की सफलता और असफलताओं के बारे में बात की। उन्होंने इंडिया ब्लॉक समय के साथ मुद्दे पर पार्टी के बदलते रूप और सीपीआईएम के चुनावी किस्मत को फिर से संभालने की योजना आदि पर भी प्रकाश डाला है। प्रकाश करात का मानना है कि पार्टी कांग्रेस का फोकस इस सवाल पर रहेगा कि हम सीपीआईएम की स्वतंत्र ताकत और उसके राजनीतिक प्रभाव और उसके जन क्षेत्र का विस्तार कैसे कर सकते हैं। हमारी स्वतंत्र ताकत पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ी है और इसके कुछ कारण और कारक पहचान गए हैं। चर्चा और निर्णय हमारी पार्टी की उन्नति के लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रकाश करात का मानना है कि ये जटिल है इस अर्थ में कि हमारी पार्टी मानती है कि हम इससे चुनाव के लिए व चुनाव के जरिए नहीं बनाते, बल्कि लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याओं को सुनकर संघर्ष करके और आंदोलन चलाकर बनाते हैं। हम ऐसा करते रहे हैं, लेकिन हमारे पास आने वाले लोगों का राजनीतिकरण करने में विफल रहे हैं। पार्टी, ट्रेड यूनियन या विभिन्न संगठन उन्हें संघर्ष में सफलतापूर्वक लाते हैं, लेकिन इसे राजनीतिक प्रभाव में लाने में विफल रहते हैं। राजनीतिक काम अधूरा रह जाता है। इसी तरह अन्य कारण भी है। कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, जिन्हें हम वर्ग शत्रु और विरोधी मानते थे, उनका चरित्र बदल गया है। हम ग्रामीण इलाकों में इन नए वर्गों और पूंजीवादी शोषण के नए रूप को ठीक से समझने में विफल रहे। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इससे कौन से समूह या वर्ग प्रभावित है और उनके बीच काम करना चाहिए। काम का प्रकार भी मायने रखता है। उदाहरण के लिए हम भाजपा, आरएसएस और हिंदूवादी ताकतों से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसे बढ़े हैं। इसीलिए अधिकांश पार्टियों की तरह हम चुनावी लड़ाई को संगठित करने और लड़ने के बारे में केवल चुनाव के समय ही बात करते हैं। हमें लगता है कि चुनावी लड़ाई अन्य कामों का अंतिम परिणाम होनी चाहिए। आरएसएस सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में काम करता है। हम कहाँ हैं? क्या हम भी वैसा ही काम कर रहे हैं? ऐसा ही मतलब ये भी नहीं है कि वो क्या करते हैं, बल्कि उनका मुकाबला करना है। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, एक वाक्य है कि हमें आस्था होने के बीच काम करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि हम उनकी धार्मिक मान्यताओं से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो धार्मिक मान्यता का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी संबंध में पिछले पार्टी कांग्रेस में दिए गए निर्देश सही थे, लेकिन दोस्तों हम उन्हें लागू करने में विफल रहे। ऐसा इसीलिए नहीं कि हमारा इरादा नहीं था, बल्कि इसीलिए कि हम इसे ठीक से नहीं कर पाए कि इसे कैसे किया जाए। प्रकाश करात का भी मानना है कि समाज में धार्मिकता बढ़ रही है। पिछले 20 से 30 सालों में मैंने इससे पहले से कहीं ज़्यादा होते दिखा है। अब आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप धार्मिकता के भीतर अपने राजनीतिक और वैचारिक अपील कैसे लाते हैं, उन लोगों से जुड़कर जो तेजी से धार्मिक होते जा रहे हैं। सीपीआईएम के बहुत से सदस्य आस्तिक हैं। हमारी पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको नास्तिक होना पड़ेगा। कुछ कम्युनिटी पार्टियों में पहले ये प्रावधान था, लेकिन अब उन्होंने भी इसे हटा दिया है। अगर पार्टी में आस्था रखने वाले लोग व लोगों के बीच काम करेंगे और उनके मुद्दे को उठाएंगे तो लोग उनका सम्मान करेंगे, भले ही वो किसी ऐसी पार्टी से जुड़े या जो धर्म में विश्वास नहीं करती है। पार्टी के सदस्यों से कहा जा रहा है कि वो लोगों के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि उनकी धार्मिक मान्यताओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव हुए 9 महीने हो गए, लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो कि कोई बैठक नहीं हुई है। हमें लोकसभा चुनाव ही था, मतलब हमें समझना होगा कि इंडिया ब्लॉक बनाने के प्रेरणा लोकसभा चुनाव ही था, जहां भाजपा को बहुमत पाने के रोकने से आंशिक सफलता मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद क्या करना है, इसे बारे में कोई समझ नहीं बन पाई है। हमारी पार्टी को लगता है कि सभी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों के लिए एक व्यापक मंच की जरूरत है और चुनाव के बाद इस मंच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर ही इंडिया ब्लॉक की बात की और राज्यों में
इसे दोहराने की बात नहीं की। हमें इसमें भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये संभव नहीं है। ये उम्मीद करना कि आप और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ लड़ेंगे। हम और टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे या केरल में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए व्यापक अवधारणा की आवश्यकता भी है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर बैठक बुलाई जाएगी तो सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए गठबंधन शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। ये सिर्फ चुनावी समझौता या सीटों का बंटवारा नहीं है। गठबंधन का मतलब है कार्यक्रम आधारित आधार। कांग्रेस के साथ ये हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कई मुद्दे और आर्थिक नीतियों पर मतभेद है। इधर दो बातें हैं। एक तो ये कि हमने अपने राजनीतिक दस्तावेजों में पहली बार नव फासीवादी शब्दों का इस्तेमाल किया और इसीलिए मौजूदा राजनीतिक प्रस्ताव के साथ एक व्याख्यात्मक नोट संलग्न किया गया। नोट में बताया गया है कि कैसे नव फासीवादी ताकतों ने केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अपना सिर उठा रही है और उन्हें शास्त्रीय फासीवादी से अलग करने की आवश्यकता है। दूसरी व्याख्या ये है कि हम पहले भी फांसीवादी की बात करते रहे हैं, लेकिन हमने कभी सरकार या राज्य को फांसीवादी नहीं कहा। यह बात बनी हुई है। हैदराबाद कांग्रेस में हमने उभरते फांसीवादी रुझान के बारे में बात की थी और 7 साल बाद वो सरकार पहले से ही अपनी विशेषताएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, नोट में स्पष्ट किया गया है कि अगर हम इसे रोक नहीं पाए और उलट नहीं पाए तो हम फांसीवादी की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी फांसीवादी नहीं। हमारे और कुछ अन्य वामपंथी दलों के आकलन में अंतर है। उन्होंने पहले भी कहा था कि भारतीय फांसीवादी आ चुका है। अगर पूर्ण फांसीवादी आ गया है तो पूरा दृष्टिकोण और रणनीति अलग होगी। आखिरकार धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों की सहमति एकता के साथ भी हम भाजपा को बहुमत पाने से रोकने में सक्षम थे। प्रकाश कारात का कहना है कि सीपीआईएम निजीकरण का विरोध करती रही है, लेकिन ये हो रहा है और बढ़ भी रहा है। फिलहाल इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है। शायद अगर हम केंद्र में सत्ता में होते तो कुछ करते। कई राज्यों में शिक्षा का निजीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है। केरल इस प्रवृत्ति के खिलाफ हो रहा है और अपनी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है। हम निजी स्कूल में जाने वाले छात्रों को रोकने और सरकारी स्कूल में नामांकन बनाए रखने में सफल रहे हैं। खाली यही नहीं, दूसरी बात तो उच्च शिक्षा में हमारे संस्थान जो कि समाधान समिति है और हम इसे बड़े पैमाने पर विस्तारित नहीं कर सकते। मौजूदा कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? केरल के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में जाता है। कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जाते हैं और इनमें बड़ी संख्या में छात्र निजी विश्वविद्यालयों में जाते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में कई निजी विश्वविद्यालय, दो पड़ोसी राज्य, कई छात्र ये कहते हुए वहाँ जा रहे हैं कि उन्हें यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती है। इसीलिए हमने फैसला किया कि हमें केरल में निजी विश्वविद्यालय की अनुमति देनी चाहिए ताकि राज्य के अधिक छात्र वहाँ जा सके। दूसरा बात यह है कि इसमें कुछ हद तक विनियम भी है। उदाहरण के लिए कहा जाए तो विधेयक में 40% प्रवेश केरल के छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षण और छात्र परिषद या यूनियन का प्रावधान किया गया है। क्या ये देर से आई समझदारी है? नहीं, ये ऐसा है जैसे हम लंबे समय तक ज्वार को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर उससे अभिभूत हो जाते हैं। हम केरल में अकेले ऐसा नहीं कर सकते। यह आसास है। केरल को ये समझने में बहुत समय लगा, जबकि पश्चिम बंगाल में हम इस निष्कर्ष पर बहुत पहले ही पहुंच गए थे। केरल के पास घाटे में चल रही कई सार्वजनिक उपक्रम को पटरी पर लाने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनमें से कुछ ही हालत ऐसी है कि उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। उन्हें चालू रखना और वेतन देना ही सरकारी खजाने पर बोझ है।
ऐसे उपक्रम के लिए हम निजी भागीदारी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ निजी पक्ष जिम्मेदारी लेंगे। यह बहुत सीमित बात है। अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हमने इस पर अभी तक चर्चा नहीं की है। हाल ही में दोस्तों कोल्लम के राज्य में सम्मेलन में भी संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यों की समीक्षा करने के बाद हमें विश्वास है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। हम अपने रिकॉर्ड के साथ लोगों के पास जा सकते हैं। नवकेरल दस्तावेज से पता चलता है कि हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी सोच रहे हैं, ना कि अकालीन लाभ के बारे में सोच रहे हैं। वो वहाँ इसलिए है क्योंकि वो सीएम है। आप सीपीआईएम के जो राज्य सचिवालय में सीएम को नहीं रख सकते। केरल में भी आयु सीमा लागू होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता हमारे पास केंद्रीय स्तर पर ऐसे नेताओं का समूह है जो सक्षम है, अनुभव रखते हैं, प्रतिभा रखते हैं और योग्यता भी रखते हैं। हो सकता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने ना हो। हमारे नेतृत्व का नवीकरण निरंतरता और परिवर्तन के आधार पर होता है। संतुलन की आवश्यकता है, लेकिन यदि कोई गंभीर असंतुलन है तो हम चर्चा और सामूहिक समझ के बाद कुछ छूट दे सकते हैं। हम पार्टी के पदों से हट सकते हैं, लेकिन पार्टी या राजनीतिक से रिटायर नहीं होंगे। हमारी प्रतिभा और अनुभव के अनुसार मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी हमें कुछ काम देगी। हमारे पास विभिन्न प्रकार के लोगों वाले नेताओं का एक समूह है, जिनमें से हम चयन करते हैं। हम सर्वोत्तम संभव का चयन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।